पाना, इसमें मैं कितना न्याय कर पाऊंगा, ये मेरे लिए कठिन चैलेंज है। लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि बहुत मेहनत से लोगों ने डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से जुड़कर मोदी एट 20 इसके बारे में एक विस्तृत रूप से उनके कार्य के बारे में बताने का प्रयास किया है। हम सब लोग जानते हैं कि मोदी जी वन लाइफ वन मिशन, एक जीवन एक लक्ष्य, इसको वो सार्थक रूप में जीते। इसमें कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। उनका आचार विचार, सोच विचार, उनका कार्य करने का ढंग हर पल देश की सेवा के लिए समर्पित है, हर पल। और ये कहने के लिए नहीं है, ये हमने उनको देखा है जीते हुए। इसलिए ऐसे व्यक्तित्व के साथ न्याय कर पाना बड़ा कठिन होगा, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा। अभी प्रकाश जी ने बताया कि मोदी एट 20 का मतलब 30 साल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, 20 साल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के रूप में, अब वो 21वां साल पूरा हुआ है, लेकिन 20 साल पूरे होने पर यह पुस्तक को प्रस्तावित किया गया। दुनिया में इस तरीके से 20 साल 21 साल हेड ऑफ द स्टेट के रूप में काम करना, ये एक मिशन के रूप में जीते हुए मोदी जी ने इसको पूरा किया है। और यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है, अद्वितीय रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्ड को किसी ने। और दूसरी बात कि हर दिन, हर साल, हर पल मोदी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ती ही गई है। इट इज ऑलवेज ऑन इंक्रीज, ऑल टाइम इंक्रीज। जब जब आप सर्वे कराते हो तो आप देखते हो कि सीटों का आंकड़ा भी बढ़ा हुआ है और उनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ी हुई है। यह मोदी जी का व्यक्तित्व है, इसको हमको समझना चाहिए। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि जो उन्होंने जिस तरीके से जीवन को जिया है और जो इस पुस्तक में बहुत अच्छे तरीके से वर्णित है, मैं जरूर चाहूंगा कि हमारे मित्र इसको पढ़ें, खास करके जिनको सामाजिक विषय में रुचि हो, राजनीतिक विषय में रुचि हो। यह पढ़ने जैसा है, यह जीवन में समझने जैसा है। 50 साल का सार्वजनिक जीवन, 20 साल का एडमिनिस्ट्रेशन का जीवन, भ्रष्टाचार छू तक नहीं सकता, प्रॉपर्टी, और जो जीवन में एक, जिसे कहा जा सकता है कि एक ऑनेस्टी के साथ जीते हुए आगे बढ़ने का, लक्ष्य को पूरा करने का माध्यम बनना, यह कोई सीखे तो मोदी जी से सीखेंगे। और उन्होंने जीवन की बहुत सी चीजों को, सोच को, समझ को, सबको बदलने का प्रयास किया है। अ लीडर विथ कन्विक्शन, अ लीडर विथ कैपेसिटी, a leader who changes it is a paradigm shift। वो राजनीति के नजरिए को, देखने का नजरिए को भी बदल डालते हैं। इस बात को भी हमको समझना है। अब ये इतने सालों से कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस, यही पाकिस्तान हमारा पड़ोसी, जब मर्जी तब, जब मर्जी तब, जब मर्जी तब, जब मर्जी तब। ये ऐसे प्रधानमंत्री निकले जिन्होंने कैलीकट के समुद्र के किनारे पब्लिक फंक्शन में कहा था कि तुमने जो किया है इसका जवाब जरूर मिलेगा और मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। ये और आपको मालूम है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई, पाकिस्तान को भाषा समझ में नहीं आई, बाद में उरी की दूसरी घटना घट गई। और जब दूसरी घटना घट गई तो एयर स्ट्राइक हुई। तो उसके पहले क्या बोला उन्होंने कहा, देखिए स्टेटमेंट्स को वॉच कीजिए, नेता के बारे में पता चलता है। उनका रिएक्शन था, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है,
तुम्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और तीसरे एयर स्ट्राइक हो गई और वो भी ध्वस्त कर दिया गया। कन्विक्शन, बोलने से पहले सोचना, सोच के बोलना और बोल करके कर डालना। मैं जब वो स्टेटमेंट देख रहा था, मैंने उसी समय हुआ, अब रुक नहीं सकता। ये नेतृत्व के प्रति विश्वसनीयता। सरदार पटेल जहां काम को छोड़ करके चले गए जम्मू कश्मीर, हम लोग 52-53 से हल्ला कर रहे हैं, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। लेकिन एक देश में 1 विधान, 1 प्रधान, 1 संविधान मोदी जी ने करके दिया भारत में। इसलिए मित्रों, यह पुस्तक मैं ऐसा समझता हूं कि ये दशकों तक इस पर रिसर्च हो, दशकों तक। और मैं ये मानता हूं कि आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं जिसको ये पढ़ने का मौका मिलेगा, इसका हमको उपयोग करना चाहिए। मोदी जी का ये जो सपना है, ड्रीम्स मीट डिलीवरी, सपनों को साकार होते हुए उसको आकार देने का काम मोदी जी ने किया है, उसको डिलीवर किया है। ये डिलीवर की खूबसूरती, इसको हमको समझना चाहिए, इसको हमको जानना चाहिए। और इस पुस्तक के 5 पिलर्स भी हैं, जिन 5 पिलर्स मोदी जी के कार्यशैली का एक तरीका है। सबसे पहला विषय है पीपल फर्स्ट, यानी लोगों को सामने रखो, लोगों की इन्वॉल्वमेंट के साथ आगे बढ़ो, जनता की सोचो, उसकी तकलीफ को सोचो, उसके प्रति समर्पित भाव से चलो। और दूसरा है पॉलिटिक्स ऑफ यूनिटी एंड डेवलपमेंट। ये विकास की बात कहना, ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये ऐसे ही मुंह से नहीं निकला हुआ शब्द नहीं है, ये बहुत सोचा हुआ, समझा हुआ शब्द है। ये इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, एकात्म मानववाद, एकात्म मानववाद से हम आगे बढ़कर के आए तो अंत्योदय पर, उस अंत्योदय के अंत के लिए जो मंत्र निकाला गया वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस बात को भी चरितार्थ करता है। इसलिए पॉलिटिक्स ऑफ यूनिटी एंड डेवलपमेंट। तीसरा है इंक्लूसिव इकोनॉमी, जन धन, इंक्लूसिव इकोनॉमी। ये इकोनॉमी को, एक तो इनफॉर्मल इकोनॉमी को फॉर्मल इकोनॉमी में लाना। इनफॉर्मल इकोनॉमी का मतलब होता है जिसका कोई जोड़ गुना घटा भाव है ही नहीं, पता ही नहीं चलता, कैश कहां से कहां फ्लो हो रहा है, किसके हाथ में गया, किसके हाथ से निकला, इसको फॉर्मल इकोनॉमी में लाना। आप देखिए, इस देश में बैंक की दहलीज को क्रॉस करने वाले लोगों की संख्या 2014 में 3.25 करोड़ थी। 3.25 करोड़, 130 करोड़ का देश, 3.25 करोड़ लोग ही बैंक में अपना खाता खुलवा के बैठे थे। आज 45 करोड़ से ज्यादा लोग जनधन योजना के साथ जुड़े। एक गरीब व्यक्ति को भी कोई राहत मिलती है तो उसको बैंक के खाते में मिलती है, सीधा पैसा उसके पास पहुंचता है। ये इकोनॉमी को इंक्लूसिव बनाने का प्रयास हुआ है। उसी तरीके से गवर्नेंस का भी पैराडाइम शिफ्ट होना। और तीसरा, हर एंगल में वसुधैव कुटुंबकम को ध्यान में रखना। हम जो काम कर रहे हैं उसका देश का भला तो हो ही रहा है, लेकिन देश के भला के साथ साथ मानवता का भी भला हो, दुनिया का भी भला हो, उसके साथ अपने आप को जोड़ें। उदाहरण मैं बहुत दे सकता हूं। अभी ये कोविड की बात कीजिए, अगर 200 करोड़ के डोज यहां लगे हैं वैक्सीन, तो 100 देशों को तो वैक्सीन मैत्री में हम लोगों ने वैक्सीन दी है, और जिसमें से लगभग 25 देशों को तो मुफ्त बांटी है, मुफ्त वैक्सीन दी है। ये हमारा इसलिए इन 5 फाउंडेशंस पर, पिलर्स पर ये जो किताब को एलैबोरेट किया गया है, उसको हम सबको जरूर उसको जान लेना चाहिए। ब्लू क्राफ्ट ने जो इसको ड्राफ्ट किया है उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने इतने जिस पर्सनैलिटी का व्याप इतना बड़ा हो,
उसको एक पुस्तक में समा लेना यह कठिन कार्य है और कोई एक व्यक्ति कर भी नहीं सकता था। इसलिए लगभग 22 लेखकों ने 21 चैप्टर्स में इसको लिखा है और जिन लोगों ने लिखा है वो सब अपने अपने जीवन में समाज में स्थान रखने वाले लोग हैं। सब लोग अचीवर्स हैं। ये कोई ऐसा ही नहीं है कि किसी ने पकड़ करके इस किताब को लिख दिया। फिर चाहे अमित शाह जी हो, एस जयशंकर जी हो, हमारे अन्य प्रतिनिधि हो, हमारे अमीश जी त्रिपाठी हो, पीवी सिंधु हो, अजीत डोवाल जी हो, नंदन जी हो, सब लोगों ने, जिन लोगों ने जीवन में अचीव किया है, उन लोगों ने इसमें अपना पार्टिसिपेशन किया है। मैं उनको धन्यवाद भी देता हूं और उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने अपने तरीके से मोदी जी के व्यक्तित्व को हम सबके सामने रखने का प्रयास किया। हमें इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए जब हम इस पुस्तक को पढ़ें कि ड्रीम्स रियलिटी में कैसे बदलती हैं, सपने रियलिटी में कैसे बनते हैं, सपने डिलीवर कैसे होते हैं, ड्रीम्स टू डिलीवरी। इसको अगर जानना हो तो प्रधानमंत्री मोदी जी के पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस को भी हमको हमेशा जानना चाहिए। किस तरीके से वह पॉलिसी मेकिंग में अपना इंटरवेंशन रखते हुए चीजों को ठीक ढंग से रखने का प्रयास करते हैं। एक बात हम सब लोग जानते हैं कि उन्होंने हमेशा एम्पावरमेंट की बात की है, सशक्तिकरण की बात की है। सशक्तिकरण किसका? गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, इन सब का एम्पावरमेंट करना। इसलिए पॉलिसी प्रोग्राम्स विथ सम फिलॉसफी, विथ सम अंडरस्टैंडिंग, जिन पॉलिसीज के ट्रांसलेशन से समाज का भला होता है और सच में ये रेवड़ियां बांटना नहीं, सच में एम्पावरमेंट करना, ये उनका हमेशा लक्ष्य रहा है। इसको भी हमको, और इसीलिए जब हम बात करते हैं, अगर विमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो उज्ज्वला, उजाला, सौभाग्य, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत, रिजर्वेशन ऑफ विमेन इन आर्म फोर्सेस, हेल्थ इंडिकेटर्स, IMR, infant mortality ratio, MMR, maternal mortality rate, ये सब चीजों में हम किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं, इसकी चिंता की गई है। और विमेन एम्पावरमेंट की मैं बात करूं तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि कितनी गहरी सोच रही है उनकी और पॉलिसी इंटरवेंशन में उनका कितना बड़ा योगदान है। ये जो नेशनल हेल्थ मिशन आया, इसके पहले गुजरात में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस कॉन्सेप्ट को रखा कि जिस दिन से महिला गर्भवती होती है वहां से लेकर डिलीवरी तक की चिंता यह सरकार को करना है और इसकी व्यवस्था होगी। राइट फ्रॉम कंसेप्शन टू डिलीवरी। ये आंगनवाड़ी वर्कर्स, ये आशा वर्कर्स, इनका घर घर जाना, किसी गर्भवती महिला का पता लगाना, पता लगा के उसका रजिस्ट्रेशन करना, रजिस्ट्रेशन करके टैबलेट पे डालना, टैबलेट पे डाल करके उसको अपने सब सेंटर से जिले में पहुंचाना, जिले उसको स्टेट में पहुंचाता है, स्टेट हमारे को यहां पर भेजता है। एक एक गर्भवती महिला का रिकॉर्ड इस तरीके से डिजिटल दुनिया में उसको इकट्ठा किया जाता है और फिर यहां से ट्रैकिंग सिस्टम, हमारा फोन वाला कॉल सेंटर से फोन करेगा, आपने ये वाली दवा ले ली कि नहीं, आशा वर्कर आई थी कि नहीं, आपको ये इंजेक्शन लग गया कि नहीं, पहले महीने में ये आपको टैबलेट मिल गई कि नहीं, यहां से ट्रैकिंग होती है। ये गवर्नेंस का मॉडल समझने लायक है, जानने लायक है। आप, हम लोग तो बड़े आसानी से कह देते हैं ना कि हमारे यहां बच्चों की मरने की संख्या कम हो गई है, ऐसे ही नहीं हुई है, उसकी व्यवस्था की गई है। हमारे यहां डिलीवरी होने वाली महिलाओं की डेथ की संख्या कम हो गई है, अब हेल्दी बेबीज हो रही है, ऐसे नहीं हो रहे। उनको हर तरीके की ट्रैकिंग करते हुए, ये वाला इस महीने में इंजेक्शन लगा कि नहीं लगा, आशा वर्कर जाती है, उसको फीड करती है, फीड करके वो फीड हमारे तक पहुंचता है, यहां से ट्रैकिंग की जाती है, तब जाकर और फिर उसके बाद इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी,
मुफ्त में एम्बुलेंस भेज करके महिला को लाना, डिलीवरी करना, डिलीवरी नॉर्मल हो या सिजेरियन हो वो भी कराना, और वापस घर छोड़ने तक की व्यवस्था, और फिर आर्थिक रूप की सहायता भी दे करके उस महिला की डिलीवरी सुनिश्चित करना, ये भारत सरकार ने शुरू किया। इसलिए महिला सशक्तिकरण का विषय उठाया जाए, हर तरीके के इंटरवेंशंस को समझना चाहिए। अभी किसान की बात करते हैं, कभी किसी ने किसान की बात सोची कि किसान को भी उसकी मिट्टी कैसी है इसके बारे में जानकारी दी जाए? सॉइल हेल्थ कार्ड्स, आज 28 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। आप देखिए हमारा किसान कितना सशक्तिकरण, उसको सशक्त हो चुका है। कैसे किया गया होगा? ये सॉइल हेल्थ कार्ड का कॉन्सेप्ट कहां से आया? ये यूरिया के लिए झगड़ा चला करता था, क्योंकि यूरिया ब्लैक होता था, आता किसानों के नाम पर था, जाता ब्लैक में था इंडस्ट्रीज को, लाठी चार्ज होता था, किसान बेचारा मुसीबत में रहता था। मोदी जी के एक इंटरवेंशन से, एक सूद से, नीम कोटेड यूरिया, अब वो यूरिया और किसी काम आ ही नहीं सकता, वो सिर्फ खेत पे ही लगेगा। ये नीम कोटेड यूरिया करके उन्होंने देश को कर। उसी तरीके से अगर हम देखें कि हमारा देश इन्वेस्टमेंट का सेंटर बने, आज देखिए कोविड काल में सारे देश की इकोनॉमी लड़खड़ा गई, हमारी स्टेबल रही, हमारी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ी, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया। ये कैसे हुआ? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यवस्था करनी पड़ती है, माहौल बनाना पड़ता है, माहौल बना करके उसको खड़ा किया जाता है। उस माहौल को पहले उन्होंने गुजरात में बनाया और अब देश में उन्होंने बनाया है। इसको हम सब लोगों को ध्यान में रखना चाहिए और उसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मुझे लगता है कि ये पुस्तक इन सारी बारीकियों को समझने के लिए ये बहुत बड़ा सर्विस कर रही है, क्योंकि उन्होंने जो कला, जो उनके पास जीवन में उन्होंने सीखा, वो उन्होंने अपने में समेट के नहीं रख लिया है। मोदी जी चाहते हैं कि दुनिया जाने, मोदी जी चाहते हैं कि इसका उपयोग हो और हर व्यक्ति इसी से सशक्त हो और ताकत के साथ आगे बढ़े, ये जरूर उनकी इच्छा रही। और इसीलिए इस पुस्तक का हमको सदुपयोग करने की जरूरत है। अगर हम बात करें कि पॉलिसीज की, तो आप देखिए जीवन ज्योति बीमा योजना से लेकर के ईपीएफओ तक हर तरीके से डिजिटलाइज करते हुए लोगों को स्टैब्लिश करना, ये एक बहुत बड़ी खास बात रही है हमारे प्रोग्राम्स। मैं आयुष्मान भारत से लेकर के मानधन योजना, यानी किसान को पेंशन लग जाए, एक गरीब व्यक्ति को 60 वर्ष के बाद पेंशन लग जाए और पेंशन लेने के लिए उसको किसी दफ्तर में न जाना पड़े, सीधे उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए, ये डिजिटल दुनिया को करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, किसान सम्मान निधि, हमारा जनधन योजना, ये सब डिजिटली करके दिया है। अभी अभी मुझे शायद डेट ठीक याद है कि नहीं, 31 मई था शायद, जब 11वीं किश्त, 11th किश्त किसान सम्मान निधि की 2-2 हज़ार रुपए वाली, जो उसकी 11वीं किश्त प्रधानमंत्री मोदी जी ने शिमला के रिज मैदान से एक बटन दबा करके उसको 11वीं किश्त को रिलीज किया, एक बटन दबा। और आपको मालूम है 11 करोड़ किसानों को 15 मिनट के अंदर, विद इन 15 मिनट्स 27,000 करोड़ रुपए उनके खातों में पहुंच गए। ये भारत, विद इन 15 मिनट। आपने देखा वो स्क्रॉल चल रहा था, कितनी तेजी से कितने लोगों के खातों में ये बैंक का पैसा पहुंच गया। ये डिजिटल वर्ल्ड को इस तरीके से देखने का प्रयास किया गया। अभी हम लोगों ने 200 करोड़ का वैक्सीनेशन प्रोग्राम को कवर कर लिया। आपको लगता होगा हाँ हो गया, ऐसे नहीं हुआ है। इसके लिए उन्होंने कहा था कि वी विल मेक इंडिया बेस्ट इन डिजिटल, वी विल मेक इंडिया बेस्ट इन डिजिटल पेमेंट्स, एंड ही डिड इट। वो करके दिखाया है, इसको भी आपको समझना। ये मैं जब इसको बोलता हूं तो आपको समझना चाहिए। जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था तो उन्होंने मुझे एक दिन बुला करके पूछा, भाई ये आप इसकी ट्रैकिंग कैसे कर रहे हो, किसी भी काम को ट्रैकिंग कैसे करते हो? मैंने कहा अभी तो कोई व्यवस्था नहीं है, स्टेट्स जो होती हैं वही इसको डिजिटली करती हैं और इसी तरीके से हम लोग देखते हैं। बोले नहीं,
इसका कोई व्यवस्था करो जिसमें चेक होना चाहिए सारी चीज़ें कैसी हो सकती हैं। उस समय हम लोगों ने शुरू किया ई-वे, बहुत मेहनत करके एक बहुत अच्छी वेल डिज़ाइन प्रोग्राम बनाया। उसमें वो क्या था, ई-वे क्या था कि इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। एक जो हमारी वैक्सीन यहां से चलती है उसको कोल्ड स्टोरेज में रख करके ही पहुंचनी चाहिए अंत तक, चाहे वो आप लाहौल स्पीति के लद्दाख तक पहुंचाना हो, चाहे आपको गढ़चिरौली के जंगलों में पहुंचाना हो, चाहे आपको मलाना के पहाड़ों पर पहुंचाना हो, चाहे आपको छोटा बंगाल कहीं पर पहुंचाना हो, एक टेम्परेचर में पहुंचता है। अब इसको कैसे ट्रैक किया जाए, तो उन्होंने दो तरीके उसमें इस्तेमाल किए। एक, जिस समय ये टेम्परेचर से बाहर निकलेगा इसका रंग बदल जाएगा। दूसरा, ये वेस्ट हो जाएगा। दूसरा, हर ट्रैकिंग पॉइंट को इलेक्ट्रॉनिकली इसको ट्रैक करो, तो बना ई-विन। और ये ई-विन काम आया कोविन में। जब कोविड आया तो उस समय डिजिटली अपना रजिस्ट्रेशन कराओ, डिजिटली ही अपना अपॉइंटमेंट ले लो, डिजिटली ही आप अपना वैक्सीनेशन करा लो और डिजिटली ही आप वैक्सीन का सर्टिफिकेट भी ले लो। ये काम करके 200 करोड़ वैक्सीन का। अब जिस दिन मुझे उन्होंने ई-विन के लिए कहा था तो मेरे दिमाग में तो बैठ नहीं रहा था कि इससे होगा क्या, इससे होगा क्या। इससे यही हुआ कि देश के काम में ये जब आपत्ति का समय आया, अब जैसे ये जनधन योजना, हम लोग सबको लोग बोलते, कांग्रेस के लोग तो मजाक बनाते थे, ये खाते खुलवा के क्या होगा, खाते खुलवा के क्या होगा। 20 करोड़ बहनों को 3 महीने तक मोदी जी ने कोविड के लॉकडाउन में उनके खाते में 500 रुपए पहुंचाए। 20 करोड़। न पोस्टमैन, न मनी ऑर्डर, न पोस्ट ऑफिस, न व्यक्ति बीच में, इधर मोदी जी और उधर वो बहन जिसको 500 रुपए मिल रहे थे। इस तरीके 1000 रुपए हमारे जो विकलांग भाई थे उनके यहां 3-3 महीने तक पहुंचाया गया। ये डिजिटल दुनिया की फर्क आया है, उसको भी हमको समझना चाहिए और जानना चाहिए। अभी अगर हम बात करें आयुष्मान भारत, इसमें मुझे काम करने का मौका मिला, प्रधानमंत्री जी ने कहा था। आप देखिए, अब ये भी आप समझने लायक चीज है। 50 करोड़ लोग, 10 करोड़ 75 लाख परिवार, इनको 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत का हेल्थ कवर मिला। यानी अगर मैं जनसंख्या की दृष्टि से जोड़ूं तो सारा अमेरिका जोड़ लो, सारा मेक्सिको जोड़ लो, सारा कनाडा जोड़ लो और यूरोप जोड़ लो, तो जाके हमारा आयुष्मान भारत बनता है। यह हमारी जनसंख्या 50 करोड़ प्लस लोग, उनको डिजिटली जोड़ा। और ये स्कीम कितने दिनों में बनी आप सोचिए। हम लोग, उन्होंने इसके लिए कितना समय दिया होगा और कैसे काम हुआ होगा। 8 महीने में ये स्कीम रोल आउट हुई है, विद इन 8 मंथ्स। 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए देने की व्यवस्था। और व्यवस्था कैसे की गई है कि आपको पहले गोल्डन कार्ड दिया जाएगा या चिट्ठी दी जाएगी, उस चिट्ठी पर एक कोड होगा, उस कोड को लेकर के आप हॉस्पिटल में जाएंगे। जब आप उस कोड को आप डिकोड करेंगे तो आपका नाम, पता, सारा कुछ निकल करके आ जाएगा। आपका नाम चुन्नू लाल है, आपके बेटे 2 हैं, आपका परिवार, पत्नी का नाम ये है, आपकी उम्र इतनी है, ये सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। उसके बाद हॉस्पिटल पूछेगा कि तुम ये बताओ कि तुम ही चुन्नू लाल हो, इसका प्रमाण क्या है। तो वो चाहे अपना वोटर आइडेंटिटी कार्ड दिखाएगा, राशन कार्ड दिखाएगा, कुछ किसी तरीके से वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। उसके 5-6 तरीके बताएगा। आइडेंटिफिकेशन के बाद आपका अंगूठा वहां बायोमेट्रिक में जुड़ जाएगा। इस अंगूठे के जुड़ने के बाद आप आयुष्मान भारत की सेवा, दुनिया के किसी भी आयुष्मान भारत जहां फैसिलिटी होती है, उस हॉस्पिटल में जाकर के सिर्फ आप अपना अंगूठा लगा करके आप अपनी सेवाएं ले सकते हैं। आपका ऑपरेशन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा और पेमेंट डिजिटली हो जाएगा। कितने लोगों का होगा? 50 करोड़ लोगों को यह व्यवस्था दी गई है। यह बदलता भारत है। सोचा था, कोई कल्पना की थी? दिल्ली का व्यक्ति मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में जाकर के ऑपरेशन कराता है और वो वहां जाकर के अपना बायोमेट्रिक इस्तेमाल करता है। और जब बायोमेट्रिक इस्तेमाल करके बताता है कि मेरा इस समय डिस्चार्ज हो गया, उसको एक मोबाइल पर मैसेज आता है, आर यू सेटिस्फाइड विद द अरेंजमेंट्स? आपका ऑपरेशन हुआ है, आपने जैसे ही यस किया
वैसे ही पैसा भारत सरकार का दिल्ली से होता हुआ मुंबई और मुंबई उस हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। इस तरीके की व्यवस्था थी। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि इस योजना के लिए प्रधानमंत्री जी ने 20 मीटिंग्स की। हर छोटी बड़ी बातों, हर बारीकी को उन्होंने देखा। इसका कैसे इंतजाम करोगे, इसका कैसे इंतजाम करोगे, इसको कैसे ठीक करोगे, यानी पॉलिसी और प्रोग्राम का सेफ्टी मेजर की भी चिंता की गई है। इसमें डुप्लीकेशन कैसे अगर होगा तो उसको कैसे बचाओगे, इसमें फ्रॉड अगर हुआ तो उसको कैसे बचाओगे, पैसा सही व्यक्ति को जा रहा है कि नहीं जा रहा है इसको कैसे पता करोगे, उन्होंने सच में ऑपरेशन किया कि नहीं किया इसको कैसे पता करोगे। इतनी बारीकियों में जाना ये मोदी जी की खासियत है। हमारे यहां क्या होता है, देख लेना भाई, देख लेना भाई, देख लेना भाई। वही पहले क्या चलता था, जागते रहो और सब सोते रहो, यही होता था ना। अपना उठे, एक नारा लगा दिया जागते रहो, अगले ने सुना बोला जागते रहो, फिर सो गए। इधर प्रधानमंत्री मोदी जी इन बारीकियों को 15 to 20 मीटिंग्स लेना और मीटिंग में बारीकियों पर चर्चा करना, अफसरों से पूछना अभी तक कहां पहुंचे, अभी तक कहां पहुंचे, अभी तक कहां पहुंचे, कैसे करोगे, कैसे इसको इंप्रूव करोगे। तो ये चीजें हमको उनके चीजों से समझने में सुविधा भी होती है और जानकारी भी मिलती है। एक एस्पेक्ट उनका जन भागीदारी का बहुत रहा है। कोई भी काम उन्होंने किया है उसमें हमेशा पीपल फर्स्ट जो जन भागीदारी, पीपल्स पार्टिसिपेशन। कोई रिफॉर्म्स लाते हो, प्रोग्राम्स लाते हो, उसको आप जनता के बीच में रखो, उसकी डिस्कशन होने दो, उस पर सजेशंस मंगवाओ। हमारे यहां 2 पॉलिसीज आई, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अब मुझे आंकड़े नहीं याद हैं लेकिन लाखों में सजेशंस आए, लाखों में। प्रकाश जी ज्यादा बेहतर बता सकेंगे एजुकेशन के बारे में। शिक्षा के बारे में मुझे इतना याद है कि लगभग 300 सेमिनार्स हुए थे, 300 सेमिनार्स। हर छोटी बड़ी बात को चिंता की गई और चिंता करके समावेश किया गया, समावेश करके। इसलिए पीपल्स पार्टिसिपेशन, स्टेक होल्डर्स की पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी। ये जीएसटी का रिफॉर्म्स आया, इतना बड़ा रिफॉर्म्स आया, आप बताइए इसमें जन भागीदारी पूरी हुई कि नहीं हुई। सब छोटी बड़ी, यानी ट्रक के ड्राइवर को जीएसटी से क्या लाभ हो सकता है, यहां से लेकर ट्रक के मालिक को इससे क्या लाभ होता है, यहां से लेकर प्रोड्यूसर्स को इसका लाभ कैसे मिल सकता है, और बेचने वाले को सरलीकरण कैसे हो सकता है, और खरीदार को क्या फायदा हो सकता है। इन सब की समस्याओं को समझ करके जीएसटी की जन भागीदारी में इन्वॉल्वमेंट करते हुए आगे बढ़ने का काम हुआ। ये हमको समझना। अभी प्रकाश जी ने आपको बता ही दिया नंदन हमारे नीले कणी जी के बारे में। उन्होंने कभी नहीं सोचा था, और मोदी जी इतने ओपन माइंड के, जिसने आधार बनाया, जो हमारी पार्टी के कैंडिडेट आनंद कुमार के खिलाफ लड़ा, उसने सोचा मेरा आधार तो गया, अब मैं तो साफ। ये सोच थी उनकी। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इस आधार को उससे समझा, कहा कैरी ऑन विथ इट, और इतना ही नहीं, ये भी कहा कि मैं आधार को यही नहीं रोकूंगा, ये आइडेंटिटी कार्ड ही नहीं है, ये सारी स्कीम्स के साथ इसको सीड इन करूंगा और आधार को ही आधार बना करके आगे बढ़ूंगा। इस तरीके की, इसलिए ये सोच, लक्ष्य, एक जीवन एक लक्ष्य, लक्ष्य किसके लिए, लोगों के लिए, और लोगों के लिए तो फिर अगर नंदन ने भी काम किया, अच्छा काम किया, तो उसकी भी प्रशंसा होनी चाहिए, उसको भी मान करके चलेंगे, उसको भी हम आगे जोड़ेंगे। शोभना जी ने जन भागीदारी की बात की। अब देखिए स्वच्छता अभियान, स्वच्छता अभियान का असर क्या पड़ा है कि बेटा बाप को समझाने लगा है यहां मत थूको, पान मत खाओ, गाड़ी खोल करके थूकना मना है। ये चीजें, ये यानी देश के कॉन्शियस में ही ये नहीं थी, देश के सोच में ही नहीं थी। लेकिन पीपल्स पार्टिसिपेशन के माध्यम से उन्होंने ये स्वच्छता अभियान, ये जीवन शैली है, ये जीने का तरीका है। और कांग्रेस के लोग मखौल उड़ा रहे, मोदी जी ये प्लास्टिक के बोतलें उठा रहे हैं। बोतल ही नहीं उठा रहे हैं, वो इस देश को उठा रहे हैं और देश की सोच को उठा रहे हैं, ये समझना। उन्होंने कहा कि महिलाओं को शौच के लिए जाना पड़ता है, लाल किले के प्राचीर से उन्होंने स्वच्छता अभियान की बात कही। तो कांग्रेस के लोगों ने कहा प्राइम मिनिस्टर मोदी टॉयलेट की बात करता है। वो भूल गए कि 11 करोड़ टॉयलेट्स बने
इसका मतलब 11 करोड़ women and children did not lead a life with dignity. इज्जत के साथ नहीं जी रहे थे, उनको इज्जत दी तो मोदी जी ने दी। ये एम्पावरमेंट। इसलिए मैं जरूर ये कहूंगा कि ये मूवमेंट को जब हमको समझना हो तो इन सारी बातों को हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमारे अमीश त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छे तरीके से कहा कि मोदी जी हैज नॉट ओनली डेवलप्ड नेशन स्टेट बट सिविलाइजेशन। उन्होंने संस्कृति को जोड़ा है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड को जोड़ा है, दुनिया के सामने भारत का हेरिटेज रखा है, उन्होंने दुनिया के सामने भारत का भ्रातृत्व रखा है, भाईचारा रखा है, उन्होंने दुनिया के सामने भारत का आर्ट रखा है, उसका कल्चर रखा है, उसका सिविलाइजेशन रखा है। उन्होंने कोई, अब देखिए, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इसको प्रोड्यूस आगे बढ़ाना, और किसी फॉरेन डिग्निटरी को कोई भी अगर गिफ्ट दिया जाएगा तो वो कहीं ना कहीं भारत की परंपरा से जुड़ा हुआ होगा। इस तरीके से उन्होंने इस बात को, तो ये जो सोच है, उस सोच में फिर चाहे वो हैंडीक्राफ्ट हो, फिर चाहे वो अब हमारा एजुकेशन सिस्टम है, इंडियन न्यू एजुकेशन पॉलिसी, कभी किसी ने सोचा था कि भारतीय भाषाओं में पढ़ाया जाएगा? नई एजुकेशन पॉलिसी में भारतीय भाषाओं में, रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा ताकि भारत का बच्चा आगे बढ़े, और फिर वो जब बढ़ जाता है तो ठीक है, जो लैंग्वेज की जरूरत होगी वो ले लेगा। तो इसलिए इतना ही नहीं, हर चीजों में उसको जोड़ने का प्रयास किया है। अमित शाह जी की जो उसमें आर्टिकल है वो पढ़ने लायक है। उन्होंने हम मोदी जी के जीवन में किस तरीके से कैसे कैसे वो आगे बढ़े और कैसे कैसे उन्होंने सारी चीजों को रखा है, उसको बहुत खूबसूरती से उन्होंने रखा है। लेकिन आज जो हम बोलते हैं, अभी हमारा परिचय करा रहे थे, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का नेतृत्व, अब इसकी कहानी उस कहानी में है, उस पुस्तक में, अभी अमित शाह जी के आर्टिकल में है। वो अध्यक्ष थे, वो गए मोदी जी से मिलने, उन्होंने कहा हमारी मेंबरशिप शुरू हो रही है, मेंबरशिप ड्राइव शुरू हो रही है, और मेंबरशिप ड्राइव में हम लोग इसको से। मोदी जी ने तुरंत कहा, देखो भाई, वो घिसे पीटे तरीके से मेंबरशिप नहीं करनी। मेंबर कौन बनाता है? मेंबर बनाता है। मेंबर कहां होता है? जहां कार्यकर्ता होता है। तो जहां कार्यकर्ता होता है वहीं तुम कार्यकर्ता बनाते हो, जहां तुम नहीं हो वहां कैसे पहुंचोगे? वहां तो तुम पहुंचते नहीं हो। कोई नया तरीका ढूंढो, पार्टी को बड़ा करना, जहां हम नहीं है और जहां लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उनको करो। उन्होंने कहा कि आपको स्कीम सोच के लाइए। हम लोग, मैं उस समय जनरल सेक्रेटरी था, आदरणीय अमित शाह जी कार्यालय आए, वापस लौटे, हमने कहा मेंबरशिप ड्राइव शुरू करो। बोले ना, नए सिरे से सोचना होगा, सारा नया करो। फिर बैठे, बोले डिजिटली करना होगा। फिर बैठे, डिजिटल दुनिया के लोगों को, एक्सपर्ट्स को बुलाया कि हम मिस्ड कॉल से बना सकते हैं क्या, मिस्ड कॉल से 2 आदमी ना बने इसकी चिंता कर सकते हैं क्या, फ्रॉड ना हो इसकी चिंता कर सकते हैं। बहुत अच्छे से डिजाइन करके फिर उसके बाद मिस्ड कॉल से, यानी कोई व्यक्ति किसी भी जगह पर हो, वह एक डिक्लेयर्ड नंबर पर जब करता है तो हमारी मेंबरशिप बनती है। और इस मेंबरशिप के साथ उन्होंने तुरंत टोका, जब हम लोग दूसरी मीटिंग में प्रेजेंटेशन के लिए गए, भाई इसका मतलब ये नहीं है कि यही समाप्त होना है। जो नंबर आता है उसको वेरीफाई करके, कार्यकर्ता को भेज करके उसको वहां पर वेरीफाई करना है, तब जाकर के परमानेंट मेंबर बनेगा, इसकी चिंता करनी है। और इस तरीके से हम 11 करोड़ हमारे डिजिटल वर्ल्ड में पहुंचे, 11 करोड़ हमारे, और इस बार 6 करोड़ और जुड़े, हम 17 करोड़ तक पहुंच गए, 17.5 करोड़ पहुंच ये। तो अच्छा, हम तो अपना सौभाग्य मानते हैं, मैं तो अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूं, क्योंकि जब मैं विद्यार्थी परिषद से युवा मोर्चा में आया तो उस समय वो राष्ट्रीय महामंत्री बनकर के दिल्ली आए, मेरे प्रभारी थे, मुझे उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, बताया, पढ़ाया और जानकारी हासिल की। लेकिन अमित भाई के पास बहुत, हमेशा पार्टी के लिए अवेलेबल रहे। प्रधानमंत्री हैं, समय की कितनी मर्यादाएं होती हैं आप जानते हैं, लेकिन अगर हमने कह दिया, हम लोगों ने कह दिया कि आपकी 3 सभाएं होनी है, उन्होंने कभी नहीं पूछा कि ऐसे कैसे करोगे तुम, मेरे पास टाइम नहीं है, कभी ऐसे नहीं कहा। हमेशा पार्टी के लिए अपने आप को अवेलेबल। अब ये सेवा ही संगठन, ये आपको लगता होगा, वो नाम के बारे में भी बारीकियों में गए। कोविड का समय था,
फोन आया, मैंने कहा कि ऐसे ऐसे सेवा का आपने बात की थी, तो हम सेवा कार्यक्रम बना रहे हैं। बोले बना के भेजो। बना के भेजा, 3 घंटे के अंदर फिर से जवाब आ गया, इसमें ये जोड़ो, ये जोड़ो, ये जोड़ो, ये जोड़ो, ये 5 काम करने हैं और इसका नाम सेवा ही संगठन। ये नाम सेवा कार्यक्रम नहीं, सेवा ही संगठन। हर बारीकियों को उन्होंने, और आज भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी रह गई है जिसने कोरोना के क्राइसिस में सारी पार्टियां लॉकडाउन हो गई, आइसोलेशन में चली गई, क्वारंटाइन हो गई, काम किया तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की कार्य। अभी एस जयशंकर अपने लेख में लिखते हैं कि वो बतौर मुख्यमंत्री चाइना गए, ये वहां सचिव थे, एम्बेसडर थे चाइना में। एस जयशंकर को बुलाया उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने, मोदी जी ने, और कहा कि उस समय केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी, और कहा कि चाइना के परिप्रेक्ष्य में भारत की विदेश नीति क्या है, ये हमको बताओ, और मैं उस लाइन को क्रॉस नहीं करने वाला हूं, उसके अंदर ही रह करके काम करने वाला हूं। ये दूरदृष्टि रखने वाले हमारे नेता रहे, इसको समझना चाहिए। मुझे याद है जब मैं विधानसभा में विपक्ष का नेता बना, वो मेरे प्रभारी बने हिमाचल में, पहले बार मीटिंग हुई, उनका सही रूप में बता पाना, इसमें मैं कितना न्याय कर पाऊंगा, ये मेरे लिए कठिन चैलेंज है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि बहुत मेहनत से लोगों ने डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से जुड़कर मोदी एट 20 इसके बारे में एक विस्तृत रूप से उनके कार्य के बारे में बताने का प्रयास किया है। हम सब लोग जानते हैं कि मोदी जी 1 लाइफ 1 मिशन, एक जीवन एक लक्ष्य, इसको वो सार्थक रूप में जीते। इसमें कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। उनका आचार विचार, सोच विचार, उनका कार्य करने का ढंग हर पल देश की सेवा के लिए समर्पित है, हर पल। और ये कहने के लिए नहीं है, ये हमने उनको देखा है जीते हुए। इसलिए ऐसे व्यक्तित्व के साथ न्याय कर पाना बड़ा कठिन होगा, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा। अभी प्रकाश जी ने बताया कि मोदी एट 20 का मतलब 30 साल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, 20 साल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के रूप में, अब वो 21वां साल पूरा हुआ, लेकिन 20 साल पूरे होने पर यह पुस्तक को प्रस्तावित किया गया। दुनिया में इस तरीके से 20 साल 21 साल हेड ऑफ द स्टेट के रूप में काम करना, ये एक मिशन के रूप में जीते हुए मोदी जी ने इसको पूरा किया है, और यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है, अद्वितीय रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्ड को किसी ने। और दूसरी बात कि हर दिन, हर साल, हर पल मोदी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ती ही गई है। इट इज ऑलवेज ऑन इंक्रीज, ऑल टाइम इंक्रीज। जब जब आप सर्वे कराते हो तो आप देखते हो कि सीटों का आंकड़ा भी बढ़ा हुआ है और उनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ी हुई है। यह मोदी जी का व्यक्तित्व है, इसको हमको समझना चाहिए। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि जो उन्होंने जिस तरीके से जीवन को जिया है और जो इस पुस्तक में बहुत अच्छे तरीके से वर्णित है, मैं जरूर चाहूंगा कि हमारे मित्र इसको पढ़ें, खास करके जिनको सामाजिक विषय में रुचि हो, राजनीतिक विषय में रुचि हो। यह पढ़ने जैसा है, यह जीवन में समझने जैसा है। 50 साल का सार्वजनिक जीवन, 20 साल का एडमिनिस्ट्रेशन का जीवन, भ्रष्टाचार छू तक नहीं सकता, प्रॉपर्टी, और जो जीवन में एक जिसे कहा जा सकता है कि एक ऑनेस्टी के साथ जीते हुए आगे बढ़ने का
लक्ष्य को पूरा करने का माध्यम बनना, यह कोई सीखे तो मोदी जी से सीखे। और उन्होंने जीवन की बहुत सी चीजों को, सोच को, समझ को, सबको बदलने का प्रयास किया। अ लीडर विथ कन्विक्शन, अ लीडर विथ कैपेसिटी, अ लीडर हु चेंजेस दी, इट इज अ पैराडाइम शिफ्ट। वो राजनीति के नजरिए को, देखने का नजरिए को भी बदल डालते हैं। इस बात को भी हमको समझना है। अब ये इतने सालों से कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस, यही पाकिस्तान हमारा पड़ोसी, जब मर्जी तब, जब मर्जी तब, जब मर्जी तब, जब मर्जी तब। ये ऐसे प्रधानमंत्री निकले जिन्होंने कैलीकट के समुद्र के किनारे पब्लिक फंक्शन में कहा था कि तुमने जो किया है इसका जवाब जरूर मिलेगा और मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। ये और आपको मालूम है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई, पाकिस्तान को भाषा समझ में नहीं आई, बाद में उरी की दूसरी घटना घट गई। और जब दूसरी घटना घट गई तो एयर स्ट्राइक हुई। तो उसके पहले क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा, देखिए स्टेटमेंट्स को वॉच कीजिए, नेता के बारे में पता चलता है। उनका रिएक्शन था, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुम्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और तीसरे एयर स्ट्राइक हो गई और वो भी ध्वस्त कर दिया गया। कन्विक्शन, बोलने से पहले सोचना, सोच के बोलना और बोल करके कर डालना। मैं जब वो स्टेटमेंट देख रहा था, मैंने उसी समय हुआ, अब रुक नहीं सकता। ये नेतृत्व के प्रति विश्वसनीयता। सरदार पटेल जहां काम को छोड़ करके चले गए जम्मू कश्मीर, हम लोग 52-53 से हल्ला कर रहे हैं, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। लेकिन एक देश में 1 विधान, 1 प्रधान, 1 संविधान मोदी जी ने करके दिया भारत में। इसलिए मित्रों, यह पुस्तक, मैं ऐसा समझता हूं कि ये दशकों तक इस पर रिसर्च हो, दशकों तक। और मैं ये मानता हूं कि आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं जिसको ये पढ़ने का मौका मिलेगा। इसका हमको उपयोग करना चाहिए। मोदी जी का ये जो सपना है, ड्रीम्स मीट डिलीवरी, सपनों को साकार होते हुए उसको आकार देने का काम मोदी जी ने किया है, उसको डिलीवर किया है। ये डिलीवर की खूबसूरती, इसको हमको समझना चाहिए, इसको हमको जानना चाहिए। और इस पुस्तक के 5 पिलर्स भी हैं, जिन 5 पिलर्स मोदी जी के कार्यशैली का एक तरीका है। सबसे पहला विषय है पीपल फर्स्ट, यानी लोगों को सामने रखो, लोगों की इन्वॉल्वमेंट के साथ आगे बढ़ो, जनता की सोचो, उसकी तकलीफ को सोचो, उसके प्रति समर्पित भाव से चलो। और दूसरा है पॉलिटिक्स ऑफ यूनिटी एंड डेवलपमेंट। ये विकास की बात कहना, ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये ऐसे ही मुंह से नहीं निकला हुआ शब्द नहीं है, ये बहुत सोचा हुआ, समझा हुआ शब्द है। ये इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, एकात्म मानववाद, एकात्म मानववाद से हम आगे बढ़कर के आए तो अंत्योदय पर, उस अंत्योदय के अंत के लिए जो मंत्र निकाला गया वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस बात को भी चरितार्थ करता है। इसलिए पॉलिटिक्स ऑफ यूनिटी एंड डेवलपमेंट। तीसरा है इंक्लूसिव इकोनॉमी, जन धन, इंक्लूसिव इकोनॉमी। ये इकोनॉमी को, एक तो इनफॉर्मल इकोनॉमी को फॉर्मल इकोनॉमी में लाना। इनफॉर्मल इकोनॉमी का मतलब होता है जिसका कोई जोड़ गुना घटा भाव है ही नहीं, पता ही नहीं चलता, कैश कहां से कहां फ्लो हो रहा है, किसके हाथ में गया, किसके हाथ से निकला, इसको फॉर्मल इकोनॉमी में लाना। आप देखिए, इस देश में बैंक की दहलीज को क्रॉस करने वाले लोगों की संख्या 2014 में 2.25 करोड़ थी।
3.25 करोड़, 130 करोड़ का देश, 3.25 करोड़ लोग ही बैंक में अपना खाता खुलवा के बैठे थे। आज 45 करोड़ से ज्यादा लोग जनधन योजना के साथ जुड़े। एक गरीब व्यक्ति को भी कोई राहत मिलती है तो उसको बैंक के खाते में मिलती है, सीधा पैसा उसके पास पहुंचता है। ये हमको ये इकोनॉमी को इंक्लूसिव बनाने का प्रयास हुआ है। उसी तरीके से गवर्नेंस का भी पैराडाइम शिफ्ट होना। और तीसरा, हर एंगल में वसुधैव कुटुंबकम को ध्यान में रखना। हम जो काम कर रहे हैं उसका देश का भला तो हो ही रहा है, लेकिन देश के भला के साथ साथ मानवता का भी भला हो, दुनिया का भी भला हो, उसके साथ अपने आप को जोड़ें। उदाहरण मैं बहुत दे सकता हूं। अभी ये कोविड की बात कीजिए, अगर 200 करोड़ के डोज यहां लगे हैं वैक्सीन, तो 100 देशों को तो वैक्सीन मैत्री में हम लोगों ने वैक्सीन दी है, और जिसमें से लगभग 25 देशों को तो मुफ्त बांटी है, मुफ्त वैक्सीन दी है। ये हमारा है। इसलिए इन 5 फाउंडेशंस पर, पिलर्स पर ये खड़ा, ये जो किताब को एलैबोरेट किया गया है, उसको हम सबको जरूर उसको जान लेना चाहिए। ब्लू क्राफ्ट ने जो इसको ड्राफ्ट किया है उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने इतने जिस पर्सनैलिटी का व्याप इतना बड़ा हो, उसको एक पुस्तक में समा लेना यह कठिन कार्य है, और कोई एक व्यक्ति कर भी नहीं सकता था। इसलिए लगभग 22 लेखकों ने 21 चैप्टर्स में इसको लिखा है, और जिन लोगों ने लिखा है वो सब अपने अपने जीवन में, समाज में स्थान रखने वाले लोग, सब लोग अच्छी